सरकार आने वाले दिनों में इंश्योरेंस की मिस सेलिंग पर लगाम लगाने की तैयारी कर रही है और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो बीमा बेचते वक्त एजेंट और उपभोक्ता के बीच बातचीत की रिकॉर्डिंग अनिवार्य हो सकती है। जी हां, जानकारी के मुताबिक इसे लेकर उपभोक्ता सचिव ने फाइनेंशियल सर्विसेज सचिव को चिट्ठी लिखी है बाकायदा। यानी कि बीमा एजेंट बढ़ा चढ़ाकर या अनाप शनाप वादे करके बीमा बेचने की कोशिश नहीं कर पाएंगे। आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा खास मेहमानों के साथ और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो मिस सेलिंग होती है इस पर लगाम लगाने का क्या यही तरीका है, क्योंकि कुछ केसेस में हमने देखा है कि वहां पर भी रिकॉर्डिंग होती है लेकिन इसका फायदा कुछ खास हुआ नहीं, तभी तो सरकार को ये स्टेप लेना पड़ रहा है। तो इस मामले की तह तक जाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली ये मामला है क्या और ये नया जो कॉल रिकॉर्ड का सिद्धांत है अगर ये लागू हुआ तो इससे क्या फायदा होगा। बहुत खास मेहमान हमारे साथ नीलेश साठे जी हमारे साथ हैं, पूर्व मेंबर लाइफ एडाई के और फॉर्मर ईडी हैं एलआईसी के। बहुत बहुत स्वागत है साठे सर आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं नवीन शर्मा जी, प्रेसिडेंट हैं सीआरओ यानी कि कंज्यूमर राइट ऑर्गेनाइजेशंस के। बहुत बहुत स्वागत है आपका नवीन जी हमारे शो पर। साठे सर, पहले चर्चा की शुरुआत आपसे ही। हमने ये गाए बगाए सुना है कि रिकॉर्डिंग्स होती हैं, इनफैक्ट जब फाइनल स्टेज में इंश्योरेंस की बारी आती है तो कुछ कंपनीज कुछ इंश्योरेंस जो हैं वो कहते हैं बाकायदा कि अब हम आपकी जो शर्त बताने जा रहे हैं, जो फाइनल बातचीत हो रही है वो रिकॉर्ड होगी। उसके बावजूद अब सरकार को क्यों चिट्ठी लिखनी पड़ रही है इंटर डिपार्टमेंटल कि साहब क्यों ना कॉल रिकॉर्डिंग की जाए? पहली बात तो यह है कि प्री सेल और पोस्ट सेल ये दोनों कॉल कंपनी की तरफ से कस्टमर को जाते हैं। इन एडिशन टू दैट, जब पॉलिसी भेजी जाती है उसके साथ प्रपोजल यानी प्रस्ताव जो होता है, जिसमें जो प्रस्तावक होता है उसने जो इंफॉर्मेशन दी है वो भी सारी उसके साथ भेजी जाती है। तीसरी बात यह है कि इतना होने के बावजूद भी अगर पॉलिसी मिलने के बाद बीमा धारक को समाधान नहीं है उस पॉलिसी से, तो बिना वजह बताए 15 दिन के अंदर वो पॉलिसी वापस कर सकता है और उसके सारे पैसे वापस करने पड़ते हैं। अब मिस सेलिंग की जहां तक बात है तो खैर कई बार ये देखा गया है कि एजेंट हो सकता है कि बढ़ा चढ़ाकर रिटर्न बताए, मगर आईआरडी ने प्रिस्क्राइब किया है कि 4% और 8% से ज़्यादा आप बता नहीं सकते हो, मगर समझो बताया है तो वो भी वजह हो सकती है मिस सेलिंग की। या जिसको जिस प्रकार के बीमे की जरूरत नहीं है वो दिए जाते हैं, हो सकता है कि कमीशन उसमें ज़्यादा हो या कोई कंपटीशन हो जिसमें वो एजेंट को ज़्यादा बेनिफिट मिलता हो। मगर इसमें मुझे लगता है कि ये जो कॉल रिकॉर्डिंग अब हो सकता है, कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट ने लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को कि जब एक्चुअल सेल होती है तब एजेंट ने क्या कहा इसकी भी रिकॉर्डिंग की जाए। ठीक है, करने में कोई हर्ज नहीं है, मगर थोड़ा हम अगर डेटा देखें तो हर साल जितनी पॉलिसीज बेची जाती है जी। उसमें मिस सेलिंग की शिकायतें जो आती है, टोटल शिकायतें जो आती है उसमें से 20% मिस सेलिंग की शिकायतें होती है। और ये आंकड़ा जो है ये कुल जो पॉलिसी बेची जाती है उसका अगर परसेंटेज निकाला जाए तो वो 0.01% से भी कम है। अब इसको रोकने के लिए अगर रिकॉर्डिंग करनी है तो डेफिनेटली इट विल ऐड टू द कॉस्ट, करनी चाहिए अगर हो सकती है तो। अगर एजेंटों को आईपैड वगैरह दिया गया हर इंश्योरेंस कंपनी से, मगर उसमें फिर कॉस्ट बढ़ती है और कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रीमियम बढ़ेगा। मगर ये जो लिखा गया है कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट ने फाइनेंस मिनिस्ट्री को, उस पर अमल जो करना है तो आईआरडीए को करना है, ना तो फाइनेंस मिनिस्ट्री को करना है, ना तो कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट को करना है। अब ये कूलिंग ऑफ की जो सुविधा इंश्योरेंस पॉलिसी को दी गई है ये दूसरे किसी भी फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को अवेलेबल नहीं है। जैसे बैंक हो या म्यूचुअल फंड हो, जैसे मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया और 4-5 दिन बाद मुझे लगा कि अरे यार ये गलत किया मैंने, इस समय नहीं करना चाहिए था, तो मुझे एग्जिट लोड लगेगा, मुझे जो एनएवी होगी कमाई हुई उससे पैसे मिलेंगे। इसको मिस सेलिंग कहेंगे क्या? हाँ, हो सकता है कि किसी ने मुझे बताया कि ये इन्वेस्टमेंट करो मगर वो मेरे लिए उचित नहीं थे। मगर इंश्योरेंस ये एक ही प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें पॉलिसी मिलने के बाद भी कंज्यूमर को 15 दिन का अवधि दिया जाता है
कि आप अगर सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको वजह बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे एजेंट ने गलत पॉलिसी दी या मुझे बताया था क्वार्टरली प्रीमियम है मगर आया ईयरली आया, सिंगल प्रीमियम आया, जो कुछ हो। वजह देने की ज़रूरत नहीं है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। हम्म। आप सीधे इंश्योरेंस कंपनी को पॉलिसी वापस कर सकते हो और 15 दिन के अंदर अगर वापस की तो भरा हुआ पूरा पैसा आपको वापस मिलेगा। ठीक है सर, इस अब पे इन एडिशन मैं दैट अगर आऊँगा सर, इस पे कंट्रोल्स थोड़ा-सा लगाना है तो और इसको लगाइए, ब्रेक कोई डाउन बात नहीं है। करेंगे सर, बिल्कुल आपने सही कहा। दूसरा क्योंकि इस पे देखिए बैंक्स का भी इफ़ेक्ट, क्योंकि अ, बैंक्स भी एक्चुअली क्रॉस सेलिंग के लिए, मैं मिस सेलिंग नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं अभी क्रॉस सेलिंग बोल रहा हूँ, उसके लिए उनको अलाउ किया गया है। अभी कुछ दिन पहले ये प्रावधान भी किए गए थे कि अगर मिस सेलिंग होती है बैंक्स के थ्रू तो बैंक्स उसके लिए लाइबल होंगे। तो ये कुछ कुछ बिल्कुल। वो कुछ कुछ तो इन्होंने पहले ये चीज़ें की हुई हैं, लेकिन अभी एग्जैक्टली होता क्या है, एक एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से नवीन जी हमें बताएं, जैसा सर बता रहे हैं कि भाई कंज्यूमर के पास पूरा अधिकार है, अगर उसको जल्दबाजी में कुछ बताया गया है, उसको एक सेंस ऑफ अर्जेंसी दी गई है, जल्दी कीजिए ख़त्म हो जाएगा, ये बहुत बढ़िया है, इसके बाद महंगा हो जाएगा, ले लीजिए ले लीजिए ले लीजिए। कई बार पारिवारिक सामाजिक दबाव भी होता है, क्योंकि इंश्योरेंस एजेंट हमारे परिवार से भी कई बार लोग निकलते हैं और एक मदद करने के भाव से भी लोग ले लेते हैं। लेकिन अगर 15 दिन के भीतर उसको लौटाने की उसके पास अधिकार है, तो एक मानसिकता क्या होती है वो कंज्यूमर का, कहाँ फंसता है कंज्यूमर, ना वो लौटा पाता है, ना वो ढंग से प्रावधानों को पढ़ पाता है, और अंत में जो लड़ाई होती है वो तब होती है जब उसको इंश्योरेंस को वाकई में भुनाने की बारी आती है। तो जरा कंज्यूमर के माइंडसेट से बताएं सर। देखिए, कंज्यूमर के माइंडसेट से इसको ऐसा देखिए कि जहां तक एजेंटों की बात है तो सबसे बड़ा अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी है और ऑर्गेनाइज सेक्टर भी है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जहां एक प्राइमरी लेवल पे अगर कोई इंश्योरेंस के लिए अप्रोच करता है, ना कोई रिश्तेदार होता है, दोस्त होता है या करीबी होता है, उसके पीछे भी क्या बात होती है, उसके कमीशन वगैरह की, ये सब हम आपसे किसी से छुपी हुई नहीं है। कंज्यूमर की बात जब तक हम करें तो भारत में ये चीज आप देखिए कि बीमा एक आग्रह की विषय वस्तु मानी जाती है और जितने भी इंश्योरेंस के एडवर्टाइजमेंट आते हैं उसमें ये सब चीजें हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन जब उपभोक्ता की बात आती है तो ये चीजें कंपनियां अपने व्यवहार से या एजेंट अपने व्यवहार से भारतीय उपभोक्ताओं को समझाने में नाकाम रहे हैं और इसके पीछे उन्होंने कोई काम भी नहीं किया कि बीमा एक आवश्यक चीज है। ये पहला एक सिनेरियो है जो मेरे दिमाग में है। दूसरा बात आती है मिस सेलिंग की। तो ऐसे बहुत से छोटे मोटे बैंक इन्वॉल्व है जहां पे अगर आप लोन लेने जाओ तो वो आपको प्रेशराइज करते हैं कि आपको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। ऐसी कई घटनाएं होती हैं यहाँ पे। अब जहां तक इस जो हमारे रोहित कुमार सिंह जी हैं सेक्रेटरी कंज्यूमर अफेयर्स के, जो उन्होंने चिट्ठी लिखी हुई है, ये बात बिल्कुल सही है साहब की कि आईआरडीए को ही फैसला लेना है इसमें कि उनकी इस विषय पे क्या राय है, ये एडिबल है कि नहीं है, और कैसे वीडियो इसका जो भी रिकॉर्ड है या ऑडियो रिकॉर्ड है इसको संधारित किया जाए। लेकिन ये भी देखने में जाएगा कि जब हम रूरल कंज्यूमर की बात करें तो वहां पर जनरली जो पॉलिसियां होती है फिजिकल फॉर्म में होती है और बड़ी संख्या में भी वहां पे जो कंज्यूमर है वो लोग पॉलिसी कराते हैं। इसका पूरा का पूरा अगर हम देखें तो मुझे ये समझ में आना चाहिए कि जो भी एजेंट है उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग कंपनियों के द्वारा होनी चाहिए, या अगर ट्रेनिंग होती भी है तो किसी काम की नहीं है, जैसा मुझे अभी तक समझ में आ रहा है। जो विषय वस्तु है अगर उससे आप कंज्यूमर को अनजान करोगे तो कहीं ना कहीं जो एक बेसिक कंज्यूमर राइट है, राइट टू इंफॉर्मेशन का, उससे भी आप उसको वंचित करते हो। तो पूरे प्रदेश में अगर हम देखें तो इसको हम ये मान सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइज वे पे काम चलता है इंश्योरेंस का और एक अनऑर्गेनाइज वे पे काम चलता है। दोनों ही जगह पे इंश्योरेंस की लिटरेसी के लेकर और एजुकेशन के लेकर दोनों पक्षों के लिए, चाहे वो एजेंट हो चाहे वो कंज्यूमर हो, एक विस्तृत काम करने की आवश्यकता है। नहीं तो ये मिस सेलिंग का काम बंद नहीं होगा, क्योंकि एक एक इंसान को कई बार ये देखा जाता है कि चार चार पांच पांच पॉलिसी बिना उसकी जानकारी के भी इशू कर दी जाती है और उसके क्रेडिट कार्ड से प्रीमियम जाता है। ऐसी बहुत सी शिकायतें हमारे पास भी आती है और आईआरडीए के पास भी निश्चित तौर पे आती होंगी। एब्सोल्युटली, ये आपने एक कंज्यूमर के माइंडसेट के हिसाब से बताया, और ये बात बिल्कुल सही है कि चाहे आप बैंक्स के अंदर चले जाइए, वहाँ पर भी आपको एक दबाव बनाया जाता है और कई बार तो कोशिश की जाती है कि जेन्युइन तरीके से आपको ऑफर किया जाए, लेकिन कई बार आपको इस तरह से वहाँ पर इकोसिस्टम तैयार किया जाता है कि आपके पास वो मजबूरी हो जाता है। आपने बहुत सही बात बोली, हिंदुस्तान में इंश्योरेंस वाकई में एक आग्रह का विषय वस्तु है। बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करना पड़ता है आपको, प्लीज़ ले लीजिए, और ऐसा लगता है कि ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो ना हो, ये मेरे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है, मेरे सर्वाइवल के लिए
यही एक आग्रह की वो रहती है, जबकि ये आवश्यक है, ये घर घर जाना चाहिए। इंश्योरेंस फॉर ऑल का सपना हर हाल में पूरा होना चाहिए, लेकिन वो जर्नी पाक साफ रहे, एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने के लिए कंज्यूमर एम्पावर्ड हो, इसी के लिए सारी कवायद है। लेकिन साढ़े सर, आपने सही कहा कि बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस हों ऐसा तो नहीं है, बट फिर भी एक एक कंज्यूमर के राइट का प्रोटेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है सर। तो बिल्कुल कुछ जरूरी है, कुछ इसमें दो राय नहीं हाँ, है। कुछ सुझाव दें सर, कुछ सुझाव दें कि बहुत ज़्यादा आपको कानून भी ना लाने पड़े, आपको उनको बहुत ज़्यादा नो कोई डेटरेंट कानून भी ना लाना पड़े, और सिंपल अगर क्या जैसे जैसे अभी शर्मा जी बोल रहे हैं, ट्रेनिंग्स अगर दे दी जाए एजेंट्स को तो काम बनेगा सर क्या? नहीं, ट्रेनिंग तो देना ही चाहिए, देना चाहिए ट्रेनिंग। सिर्फ एजेंटों को नहीं, कंज्यूमर्स को भी ट्रेनिंग देने की जरूरत है। क्योंकि कई बार हमने ये देखा है कि जब बीमा लेने की बात आती है, तो अगर पहचान वाला बीमे का एजेंट है, तो वो कस्टमर जो है वो कहता है, अरे यार बताओ सिग्नेचर कहाँ करनी है बताओ। और सही बात। बिना ये पूछे एजेंटों के साथ कम से कम 15-20 मिनट बिताइए, उसे पूछिए कि ये कौन सा प्रोडक्ट है, ये आपने मेरा नीड एनालिसिस किया है क्या, ये प्रोडक्ट क्या सही में मेरे लिए उपयुक्त है। ये सवाल पूछे बगैर कंज्यूमर कई बार जल्दबाजी में बीमे का निर्णय लेता है और फिर बाद में पछताता है। तो ये ट्रेनिंग की तो जरूरत कंज्यूमर्स को भी होनी चाहिए। जब हम एक मामूली रेफ्रिजरेटर या टीवी लेने जाते हैं तो 10 दुकानें ढूंढते हैं, हमारी बजट के हिसाब से कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है ये देखते हैं। मगर बीमा जब हमें 15-20 साल के लिए प्रीमियम भरना है, तो क्या हमने 15-20 मिनट उसके लिए देने नहीं चाहिए क्या? आप और कह रहे हैं कि सर सेलिंग उसी समय होता है। मिस सेलिंग के साथ साथ मिस बाइंग के एंगल से भी देखना चाहिए, आप ये कह इस बाइंग के एंगल से भी देखना चाहिए। और इंश्योरेंस कंपनीज ये भी आजकल देख रही है कि अगर मिससेलिंग की शिकायतें किसी एक एजेंट के खिलाफ ज्यादा आती है, तो उस पर भी वो एक्शन लेती है कि भाई उसके एजेंसी टर्मिनेशन तक एक्शन इंश्योरेंस कंपनीज लेती है। मगर ये क्या होता है, ये पोस्टमार्टम होता है कि शिकायत आई इसलिए मैंने एजेंट को टर्मिनेट किया। शिकायत नहीं आनी चाहिए, इसके लिए क्या करना चाहिए? तो ये कुछ चीजें हैं, जैसे प्री सेल जब प्रस्ताव आता है ऑफिस में, प्रपोजल जब आता है, तो उसमें ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दर्ज किया हुआ होता है। तो ऑफिस के कॉल सेंटर से उस नंबर पे फोन जाना चाहिए, जाता भी है, कि क्या आपको मालूम है आपने जो प्रस्ताव दिया है उसमें इतनी टर्म है, ये सालाना प्रीमियम भरना है, इतना प्रीमियम है, इतनी सम एश्योर्ड है, क्या आपको बताया गया है कोई बोनस की एश्योरेंस इसमें नहीं है, ये सब बताया जाता है। इसके बाद जब पूरा पॉलिसी कंप्लीट होती है, उस समय भी पोस्ट सेल एक कॉन्ग्रेचुलेशंस थैंक्स के हिसाब से कॉल जाता है। और आईआरडीए ने कंपलसरी किया है कि प्रस्ताव जो दिया हुआ है वो पॉलिसी के साथ कस्टमर को देना चाहिए। अब ये मिलने के बाद अगर 15 दिन हम कुछ करेंगे नहीं उसके ऊपर, बड़े एपथी से आ गई है पॉलिसी चलो रख लो, बाद में कोई कहता है अरे भैया तुम्हारे पास कौन सी पॉलिसी है, तो ये पॉलिसी अरे ये क्यों ली, ये भी होता है कई बार। यानी एजेंट भी आपस में बाद में पता चलता है, अरे मैं तो तेरा भाई हूं यार, मेरे साथ क्यों नहीं पॉलिसी ली तूने, वो अनदेखी एजेंट के साथ क्यों ली, उसको कैंसिल कर दे। तो फिर वो मिससेलिंग की एक कंप्लेंट कर देता है, ये भी होता है। करेक्ट। कई बार हमने देखा है, ये भी हुआ है। मगर बात ऐसी है कि अगर मिससेलिंग की शिकायतें कम करनी है, तो एट एवरी स्टेप वी हैव टू टेक एक्शन। पहली बात तो यह है कि ये कॉल्स की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, और वो जब मिससेलिंग आता है तो ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल होनी चाहिए कि भाई कॉल सेंटर से पूछा गया था तुमको कि आपको मालूम है क्या ये 15 साल की पॉलिसी है, आपको मालूम है क्या ये एंडोमेंट पॉलिसी है, इसमें बोनस कुछ बताया गया था क्या, क्या प्रेजेंटेशन। तो ये सारी चीजें जो रिकॉर्ड की गई है, वो जब अवेलेबल होगी मिस सेलिंग के कंप्लेंट के समय, तो ये साबित होगा कि ये सही में मिस सेलिंग है कि नहीं है। दूसरी बात, अगर रिकॉर्डिंग करती है तो आजकल कई ये नई इंश्योरेंस कंपनी जो है उन्होंने टैब दिए हुए हैं एजेंटों को, और उस पे जो एजेंट रिकॉर्डिंग करता है उसी समय वो पूछता है उसको कि भाई आप बोलिए कि मैंने क्या क्या बोला है, और उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो वहां अवेलेबल होती है। मगर ये कंपलसरी नहीं किया हुआ है, और कंपलसरी अगर करना है तो हर एजेंट को ऐप टैब देनी चाहिए। आज 20-25 लाख एजेंट काम कर रहे हैं। अच्छा, एजेंट तो छोड़ो, बैंक भी सेल करती है, तो बैंकों को, बैंक में जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको भी देनी चाहिए। और ना तो सिर्फ इससे कॉस्ट बढ़ेगी, जी। मगर जो प्रतिशत
मिससेलिंग का शिकायत के तौर पे आता है एज अगेंस्ट द नंबर ऑफ पॉलिसी सोल्ड। ये परसेंटेज बहुत ही कम है। अनफॉर्चुनेटली जो मिससेलिंग होती है ना, उसी की बात ज्यादा होती है, जो सेलिंग होती है उसकी बात नहीं होती है। ये एक मिससेलिंग का एक मैं उदाहरण देना चाहता हूँ जी। कि वो तो विडो कहती है कि आपने मेरे पति को मिससेलिंग किया है, उसको सिर्फ आपने 10 लाख की पॉलिसी क्यों दी, जबकि उसको 50 लाख की कम से कम आपने देनी चाहिए थी। ओके, ओके। मगर ये बात आती नहीं है सामने। तो एनीवे दीज आर वेरियस फैसेट्स नहीं, बिल्कुल सर, टू बिल्कुल। दिस ये स्टोरी। देखिए, इसके पहलू आई हैं। रियली एग्री दैट कंज्यूमर शुड बी प्रोटेक्टेड, नो डाउट। एब्सोल्युटली सर। देखिए, कई बार क्या होता है, एक मिस सेलिंग का एग्जांपल मैं भी आपको बताता हूँ, जो सबसे ज़्यादा होता है, जो हमें सबसे ज़्यादा सुनने को मिलता है। अक्सर लोग जो रिश्तेदारी, नातेदारी के दबाव में आकर प्रीमियम ले लेते हैं या कोई इंश्योरेंस ले लेते हैं, वो 2-4 महीने उसको कंटिन्यू करके फिर छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि अब नहीं मुझे करना है, और वो फलाने फलाने जो एजेंट हैं, रिश्तेदार, उनके टारगेट पूरे हो गए, अब नहीं करना है हमें। तो होता क्या है कि फिर उनको कॉल आने शुरू होते हैं कंपनी से, और कहा जाता है कि देखिए, ये तो आपका हार्ड एंड मनी था, ये जो लैप्स हुआ है इसको आप बकाया चुकाकर आप तुरंत इसको शुरू करवा दीजिए, लेकिन इसके लिए आपको एक नई पॉलिसी लेनी पड़ेगी। नई पॉलिसी में आप उतना ही पैसा दीजिए तो पुराना आपको वापस मिल जाएगा। तो इस तरह से भी मिस सेलिंग करती हैं। दूसरी कंपनी के पास डेटा होता है, उस डेटा को ये किस रूप में टारगेट करना है, इस तरह से भी होता है। तो कई बार मिस सेलिंग के साथ साथ एक छोटी सी लकीर होती है, और वो वहाँ पर फ्रॉड हो जाता है। तो इस तरह से कंज्यूमर्स को ठगने का काम भी होता है, और मेरे ख्याल है कि इसीलिए ये बात आ रही है। मैं फटाफट से शर्मा जी के पास जाने से पहले आज का पोल ले लेता हूँ। हमने अपने दर्शकों से पोल किया था कि क्या इस पर कोई कार्रवाई भी होनी चाहिए, इस पर उनकी क्या राय है, ये आप देखिए। एक तरफा है, बिल्कुल देखिए, बिल्कुल एक तरफा है। क्या झूठे वादे करके बीमा बेचने वालों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए क्या? और लगभग 99% लोग कह रहे हैं कि जी हाँ होनी चाहिए, और बहुत सारे कमेंट्स भी आए हैं। सिर्फ 1% लोग कह रहे हैं कि नहीं होनी चाहिए, और कमेंट्स भी आ रहे हैं, वो भी आपको दिखाते हैं किस तरह के कमेंट्स हमारे पास आए हैं। करण सिंह चौहान ऑफिशियल कह रहे हैं कि इंश्योरेंस बिजनेस में तो फिर ताला लगाना पड़ेगा, ये इनका कहना है। नहीं, ऐसा नहीं है साहब, सारे के सारे लोग ऐसे नहीं होते हैं। इंश्योरेंस जो बेच रहे हैं आपको, वो आपकी मदद भी कर रहे हैं, और एक पाक साफ दिल से भी करते हैं। कुछ लोग जो मिस सेलिंग करते हैं उन पर तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। केपसा जैसा 09 का कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि नहीं, कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में हूँ। जो 1% लोग हैं ना, उनमें से ये भाई साहब भी हैं, और जाहिर सी बात है उन्होंने इमोजीज बनाई हैं हंसने वाली, और शायद हल्के फुल्के अंदाज में उन्होंने लिखा है। लेकिन स्वाभाविक रूप से हम भी नहीं चाहेंगे कि इस तरह के कड़े नियम आए। अगर आपस में ही बातचीत करके, ट्रेनिंग्स करके ये संभव ठीक हो जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह के हमारे पास बहुत सारे अच्छे कमेंट्स, मज़ेदार कमेंट्स भी आए हैं। लेकिन देखिए, मर्म समझिए, आप दर्द समझिए कंज्यूमर का, कि उसे लगता है कि अगर वो ठगा गया है, उसको गुमराह किया गया है, तो वो कानूनी कार्रवाई चाहता है। शर्मा जी, फटाफट से कानूनी कार्रवाई तक बात जानी चाहिए सर, या नहीं? देखिए, अगर कोई बहुत ज्यादा स्तर गिरा हुआ हो तो कानूनी कार्रवाई पर जानी चाहिए। नियम नहीं, नियत का सवाल है। क्योंकि इंश्योरेंस एक ऐसी चीज है जिसमें इंसान का जीवन नहीं, भावनाएं भी जुड़ी होती हैं। चाहे वो मेडिक्लेम को लेकर जब उसका कोई भी परिवार का व्यक्ति हॉस्पिटल में हो, चाहे उसके मृत्यु के बाद हो, यहाँ पे भावनाएं होती हैं। तो यहाँ पे नियत नहीं, नियत की जरूरत है। और अगर कंपनियां और एजेंट और उपभोक्ता, ये तीनों लोग इस चीज को बहुत बारीकी और एक संवेदनशील तरीके को समझेंगे, तो मुझे लगता है कि भारत में न केवल बीमा का उद्योग बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, और कहीं ना कहीं आम उपभोक्ता जो है, उनके हितों की रक्षा हमेशा इस देश में होती रहेगी। एब्सोल्युटली। तो देखिए, ये है आज एक आम जो उपभोक्ता है जिसने इंश्योरेंस लिया हुआ है, और ख़ास तौर से देखिए, जो हमारे पास कुछ कमेंट्स आए ना, उस पर ख़ास तौर से लोग कह रहे हैं कि भैया हेल्थ इंश्योरेंस जो है उस पे तो आप कीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्लैशेस होते हैं वो हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर होते हैं। नियम कुछ और होते हैं, नियम शर्तें कई बार कंज्यूमर भी इग्नोर कर देते हैं, और कई बार वो कुछ इस तरह से छिपी हुई होती हैं कि वो ऐसा लगता है कि जब उनको बताई गई थी तब वो मिस सेलिंग हुई। तो ये ऐसा सब्जेक्ट है, बड़ा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, जिसको साठे सर ने जो शुरुआत में अपनी बात कही थी। साठे सर, एक सुझाव जो आता है, मैं क्विकली आपसे समझना चाहूँगा कि बीमा की नियम शर्तों को ना सरलीकृत किया जाए, उनको सिंप्लीफाई किया जाए, ताकि वो बातचीत में वो लीकेज ना रहे, या इधर की बात उधर, या बीट अबाउट द बुश करके और लास्ट में कुछ और निकला, ऐसा ना हो। तो क्या सिंप्लीफिकेशन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन से बात बनेगी सर?
सिंप्लीफिकेशन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस ये सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस में और जनरल इंश्योरेंस में हो सकती है, मगर हेल्थ इंश्योरेंस में बड़ी कॉम्प्लेक्स कंडीशंस होती है और वो कंडीशंस समझना भी जरूरी होता है। और हेल्थ इंश्योरेंस में मैं मानता हूं कि कई बार अनदेखी होती है टर्म्स देखने के प्रति, कि जैसे कुछ टर्म्स ऐसी होती है कि अगर आपको एंटाइटलमेंट है 1 लाख का बीमा लिया हुआ है हेल्थ इंश्योरेंस का, तो आपको 2,000 रुपए की पर रूम चार्जेस एंटाइटल्ड है। अब इसका मतलब हमें ये लगता है कि अगर मैंने 3,000 की रूम ली और 10 दिन एडमिट रहा तो मुझे 10,000 ही सिर्फ ज्यादा के मेरे जेब से देने पड़ेंगे, मगर वो होता नहीं है। एक्चुअली ऑल द एक्सपेंसेस आर लिंक्ड, बिल्स आर लिंक्ड टू द रूम चार्जेस। यानी अगर 2,000 के बजाय मैं 3,000 की रूम में रहा और मेरा कुल बिल 30,000 रुपए आया, तो मुझे 10,000 रुपए देने पड़ेंगे जेब से, प्रपोर्शनेटली देने पड़ते हैं। ये बात कई बार मालूम नहीं होती है। तो खैर, हेल्थ इंश्योरेंस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। उसको समझने के बाद ही हेल्थ इंश्योरेंस का बीमा लेना चाहिए जी। लाइफ इंश्योरेंस में और जनरल इंश्योरेंस में, तो जनरल इंश्योरेंस में बहुत सारे जो डिस्प्यूट्स आते हैं वो क्लेम के तौर पे आते हैं। जी जी जी, शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं सर। शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी मैं ये बोलना चाह रहा हूँ दीपक जी कि इसमें ये चीज अपने को देखना पड़ेगा कि आज के डेट में जो गवर्नमेंट बेनिफिशरीज है, जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स आती हैं इंश्योरेंस को लेकर, उसमें भी एक बहुत बड़ा वर्ग तैयार हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकारें भी इस चीज को बड़ी गंभीरता से अपने संज्ञान में ले रही हैं। जैसे रेलवे में हम जब टिकट कराते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा एक इंश्योरेंस होता है, वहां पे ऑप्शन आता है, बहुत कम पैसे में आता है। फिर जो कृषक कल्याण योजना है उसमें भी इंश्योरेंस हो रहे हैं। तो आज के डेट में भारत में जो बीमित व्यक्ति है उसका एक बहुत बड़ा वर्ग गवर्नमेंट बेनिफिशरीज का भी है। तो इसी तरह में मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं ये सब चीजों को संज्ञान में लेते हुए भारत के जो जनरल कंज्यूमर है उनको ध्यान में रखते हुए एक इंश्योरेंस एजुकेशन का भी बहुत बड़ा मुद्दा इस देश में चलाया जाना चाहिए। क्योंकि कंपनियां अपनी जगह ठीक है, इंश्योरेंस करने वाले जो एजेंट है वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन उपभोक्ताओं के साथ जब तक उनको उस चीज का अवेयरनेस और शिक्षा नहीं मिलेगी, मुझे लगता है कि जो नियम और शर्तों की बात हम लोग मेडिक्लेम वगैरह में कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो सब चीजों भी एक आम उपभोक्ताओं तक हम सब लोगों को पहुंचाना पड़ेगा। शर्मा जी बहुत बढ़िया सुझाव। और मैं ये कहता हूं सर कि इंश्योरेंस एजुकेशन का अगर बीड़ा सरकार ने अपने हाथ में ले लिया तो इंश्योरेंस फॉर ऑल ये तो साहब होगा। जो जो प्रॉब्लमेटिक जो एरियाज हैं, जो सिर्फ धंधा देख रहे हैं, फायदा देख रहे हैं, मुनाफा देख रहे हैं, उनको भी आप अलग कर पाएंगे और ओवरऑल इंश्योरेंस का माहौल बनेगा इस देश में, जो हम चाहते हैं, सरकार चाहती है, हर कोई चाहता है कि हर कोई इंश्योर्ड हो, बीमित हो, ताकि वो बुरे वक्त में उसका बीमा काम आए। तो इंश्योरेंस एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट आपने सजेशन दिया, थैंक यू शर्मा जी। और बहुत अच्छे इंसाइट्स साठे सर ने भी दिए, जो प्रैक्टिकलिटीज इसमें छिपी हुई हैं। देखिए, किसी को टारगेट करना हमारा मकसद नहीं है, किसी एजेंट को, लेकिन हाँ, कम से कम वो लकीर खींचनी बड़ी आवश्यक है कि कहां पर स्वार्थ के लिए ये काम हो रहा है और कहां पर अनजाने में हो रहा है। लेकिन इसके लिए अगर कॉलिंग का सिस्टम और कॉल रिकॉर्डिंग का सिस्टम आता है तो मुझे लगता है अगर इससे बात बनती है तो हाँ, क्यों नहीं, व्हाई नॉट। थैंक यू सर बातचीत करने के लिए। साठे सर शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।